कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गंदरू। किसान भाई, आशा करते हैं आप लोग भी बहुत भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं भाई, और हमारा कार्यक्रम भी ठीक ठाक है। आइए, लेकिन सबसे पहले हम लोग कार्यक्रम में हम लोग देखते हैं, जानकारी लेते हैं कृषि समाचार का। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अप्रैल में मत्स्य बीज उत्पादकों के लिए होगा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। खेती में कम पानी के उपयोग के लिए फायदेमंद है टपक सिंचाई और लो टनल तकनीक। ओल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। अप्रैल 2016 में झारखंड के मत्स्य बीज उत्पादकों के लिए 3 दिवसीय विशेष आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र धुरवा रांची में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम पहले से मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य पालन या समेकित मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्राप्त मत्स्य कृषकों के लिए है। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए मत्स्य बीज उत्पादक अपने जिला मत्स्य कार्यालय में 20 फरवरी 2016 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। किसान भाई, अभी झारखंड में जिस तरह से जमीन का जल स्तर घटता जा रहा है, उस स्थिति में कम पानी से सिंचाई करने की तकनीक अपनाना ही बुद्धिमानी का काम होगा। इस दृष्टिकोण से सब्जी की खेती कर रहे किसान टपक सिंचाई और लो टनल तकनीक अपनाएं। जो किसान भाई अगाध सब्जी की खेती करना चाह रहे हैं, उनको एक तो सिंचाई की व्यवस्था जाड़े में बना के बहुत ही जरूरी है। और आजकल तो क्योंकि पानी की समस्या है हमारे प्रदेश में, टपकन सिंचाई विधि की हम लोग बात कर रहे हैं। टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग किसान भाई जरूर करें, और साथ में प्लास्टिक के सुरंग में अगर अगाध सब्जियों की बीज की बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से उनको उत्पादन अच्छा मिलेगा और आर्थिक लाभ। किसान भाई, यदि आपके पास लाल मिट्टी वाले खेत हैं तो मिट्टी की जांच करवाएं और उपचार करें। वर्ष में कम से कम 2 बार मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। इससे पता चलता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है। इसी आधार पर आप उनका उपचार कर सकेंगे। किसान भाइयों, झारखंड में कई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और सल्फर की मात्रा कम पाई जाती है और मैग्नीज की मात्रा अधिक। ऐसे में फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे में किसान भाई खेती करने से पहले अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और उसी हिसाब से आप उसका उपचार कर सकेंगे। सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से पता चलेगा कि हमारा नाइट्रोजन कम है या फास्फोरस कम है या पोटास कम है या सल्फर कम है, ये उससे पता चलेगा। अगर नहीं हो पाता है सॉइल टेस्टिंग, यहाँ झारखंड में अगर कहीं भी आप लाल मिट्टी देख रहे हैं, लाल मिट्टी में ये देखा गया है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कहीं भी लाल मिट्टी आप देख रहे हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर की कमी होता है। और ये लाल मिट्टी होने का कारण है कि उसमें आयरन, मैंगनीज ज़्यादा होता है। और ये अगर सुविधा कहीं भी अगर सॉइल टेस्टिंग का है तो सॉइल टेस्टिंग माध्यम से ही एक्चुअल पता चल पाएगी। किसान भाई, यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो मार्च से मई तक ओल की बुआई कर सकते हैं। अच्छी उपज के लिए ओल के उन्नत प्रभेदों में गजेंद्र, विधान, कुसुम या श्री प्रदमा का चयन करना ज्यादा फायदेमंद होगा। किसान भाई, ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। वैसे कंपोस्ट और जैविक खाद का इस्तेमाल करके इसकी खेती हर मिट्टी में की जा सकती है। यदि आप ओल की खेती करने की सोच रहे हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें, जैसे गजेंद्र, विधान, कुसुम एवं श्री पद्मा। 500 ग्राम प्रति गड्ढा एवं 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसे लगाएं। कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान गर्मा धान की खेती करने जा रहे हैं, वो धान की सीधी बुआई के लिए कृषि यंत्र ड्रम सीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे समय, श्रम और लागत तीनों की बचत होती है। आइए आज जानते हैं प्याज फसल में विभिन्न कीटों के रोकथाम के उपाय। किसान भाई, यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो उसे कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा का व्यवहार अवश्य करें।
इसके लिए गोबर खाद में 5 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। इसका व्यवहार नर्सरी और खेत दोनों स्थानों पर किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,800 रुपए से 2,000 रुपए, चावल मध्यम 2,200 रुपए से 2,450 रुपए, चावल उत्तम 3,000 रुपए से 3,300 रुपए, गेहूं 1,700 रुपए से 2,000 रुपए, दाल अरहर 10,950 रुपए से 12,560 रुपए, सरसों तेल 10,500 रुपए से 11,500 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,600 रुपए, आलू 1,200 रुपए से 1,500 रुपए और प्याज 1,800 रुपए से 2,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई, अभी हम लोग देख रहे थे कृषि समाचार और कृषि समाचार के साथ में हम लोग देखे खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ बहुत सारा जानकारी और हम लोग ने देखा बाजार भाव और हम लोगों ने जाना आज का मौसम का हाल समाचार। किसान भाई, हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा मत। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद फिर से सभी किसान भाई बहनों का कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाई, अब देखिए गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और गर्मी के मौसम में हम लोग बागवानी खेती करते हैं। बागवानी खेती में हम लोग आम की खेती, साथ में लीची की बागवानी खेती हम लोग करते हैं। किसान भाई, अब मौसम है आम और लीची दोनों के फसल में मंजर आने का, तो ऐसे में हम लोग मंजर का देखभाल कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। किसान भाई, क्यों ना इसी के बारे में हम लोग जानकारी ले लें। आइए जुड़ते हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज हम जानेंगे कि आम और लीची के पेड़ों में जो मंजर आते हैं तो उसमें क्या देखभाल करने होते हैं। साहब, हमारे किसान भाई आम और लीची का पौधा लगा लिए हैं और अभी का समय जो है मंजर आने का है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या देखभाल करेंगे? जैसे आपने पूछा है कि काफ़ी समय में देखते हैं कि किसान मंजर आने से पहले या फल लगने से पहले आम और लीची में या अन्य किसी भी फल फसल में जब तक देखभाल कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, जब तक वहाँ फल नहीं लगता है। फल का जो पौधा है लगा करके भूल जाते हैं। जैसे फल लगता है उसके बाद में उसमें ध्यान देना शुरू करते हैं कि कौन सा कीट आ रहा है, क्या करना चाहिए कि हमारा फल ज़्यादा से ज़्यादा लगे, अच्छी क्वालिटी का लगे। लेकिन किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ क्रियाएं, कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं कि जो मंजर आने से पहले भी आपको करनी चाहिए, मंजर आते समय भी करना चाहिए और फल लगते समय भी। हमें हमेशा उसमें अच्छे से ध्यान रखना होता है कि जिससे हमारा फल की क्वालिटी भी अच्छी रहे और फल ज़्यादा से ज़्यादा लगे और उपज अच्छी बनी रहे। तो जैसे सबसे पहले हम लीची की बात करते हैं। आपने पूछा है कि लीची, अभी झारखंड की लीची की विशेषता सब जानते हैं कि
जो भी बिहार की लीची आती है उससे 10 से 15 दिन पहले आ जाती है। हम देख रहे हैं कि हमारी जो अभी लीची में है अच्छे से जो नई पत्तियां हैं वो अच्छी नई पत्तियां खूब अच्छे पहले से आई हुई हैं और नया फ्लैश जिसको न्यू फ्लैशेस आया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा किसान देखते हैं खेत में जा कर के उनकी पत्तियां ऊपर से ठीक है, लेकिन पीछे की तरफ से देखते हैं तो उसमें फोड़ा ऐसे लगा हुआ रहता है और उसमें लाल लाल रंग का ऐसे कुछ चकते बने हुए रहते हैं। तो ये माइट की वजह से होता है, इसको लीची माइट बोलते हैं। और यही पहले लगा हुआ रहता है तो उसकी आपकी जो लीची की ग्रोथ है फ्लैशेस हैं उनको ख़राब कर देता है, क्योंकि लीची का जो भी मंजर होता है वो ही उस नए फ्लैश पे आगे की तरफ निकलता है। तो उसकी माइट है उसका नियंत्रण अभी इसी समय करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और आसान तरीका है कि कुछ जो माइट लगती है वो कुछ जगह में लगती है। अगर किसान भाई कहीं पे भी अपने खेत में देख रहे हैं तो पॉलीथीन में उसको कवर करके, क्योंकि जैसे ही हिलती है इसमें बहुत कीट जो नग नाखून से आप देखेंगे नहीं दिखाई देगा, उड़ करके दूसरे आपके फ्लैश पे चला जाता है और बहुत जल्दी से बढ़ता है। तो जब भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका किसी फ्लैश पे ये माइट का प्रकोप शुरू हो गया है तो उसको आप पॉलीथीन में कवर करके काट करके दूर ले जा करके जला के नष्ट कर दीजिए। इस समय की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जो लीची में आपको करना है। दूसरा, लीची को नमी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब फल देखते हैं तो वो कई बार किसान शिकायत करते हैं कि हमारा फल फट रहा है। फल फटने की मुख्य वजह उसमें नमी का ऊपर नीचे और उसके तापमान जो भी ज़मीन का तापमान है उसका असंतुलन बनना मुख्य कारण होता है। तो जो लीची है आपका लीची के नीचे पुआल बचा करके अच्छे से मल्च कर दें। मल्चिंग इस समय बहुत ज़रूरी है। आप मल्चिंग कर दीजिए लीची में, और मल्चिंग के साथ में सिंचाई भी करते रहिए, क्योंकि लीची में सिंचाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सिंचाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंट सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्चिंग करना, दूसरा माइट का प्रबंधन करना जो मंजर आने से पहले ज़रूरत है, ये आपकी लीची की मुख्य रूप से अभी करना है। कि जिन्होंने नया बाग लगाया है लीची का, इस समय सर्दी की वजह से लीची में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी आती है। इस मोर्टेलिटी को बचने के लिए किसान भाई उसके चारों तरफ शेडिंग कर दें, पुआल लगा दें। अगर नया बगीचा लगाए हैं तो आप 3 दिशाओं में, उत्तर, इसके साथ साथ में पश्चिम और साउथ को छोड़ करके, इसको वेस्ट को छोड़ करके तीनों साइड में आप लगा दीजिए, जिससे क्या रहेगा कि आपको धूप, प्लांट को धूप भी मिलती रहेगी, उसके साथ में आपको इससे ठंड की जो शीत लहर है उससे आपकी लीची को बचाएगा। क्योंकि लीची में मरने की बहुत, जो नए बगीचों में मरने की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ठंड से ज़रूर बचाएं और पानी समय समय पे सिंचाई करते रहें। मंजर आने से पहले जो नए आम में जो नई पत्तियां निकलती हैं उसमें काले काले धब्बे काफ़ी देखने को मिलते हैं। ये एंथ्रेक्नोज बीमारी होती है। अगर पत्तियों के अलावा धब्बों के अलावा देखते हैं कि जो मंजर आपका फ्लैश लास्ट में बढ़ा हुआ है वो भी सूख जाता है, कई बार ऐसे जला हुआ सा दिखता है। और ये सारे धब्बे एंथ्रेक्नोज जो बीमारी है उसकी वजह से होती है। इस बीमारी की रोकथाम, क्योंकि यही बीमारी अगर आपका फिर बाद में फल लगेगा तो फल पे जाती है, और अगर फल में लगने के बाद में आप जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे या बाद में रखने के बाद में सड़ना शुरू कर देता है। तो उसके लिए अभी से उस जो काले काले धब्बे जो आपके पत्तियों पे आ रहे हैं उनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बेबिस्टिन, 1 ग्राम बेबिस्टिन को 1 लीटर पानी में मिला करके इस समय में एक छिड़काव ज़रूर करें कि आपका तना, गहरा स्थान, वहाँ पे छिड़काव ज़रूर पहुँचे, जिसकी वजह से आपका फुदका जो आपके मंजर आने के समय में आपको नुकसान नहीं पहुँचाए। इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। अब हम डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि ये तो हुई कि मंजर आने से पहले, अब जब लीची और आम में मंजर आ जाते हैं तो अर्ली स्टेज में क्या सावधानी करते हैं? जैसे ही आपका मंजर अभी आया नहीं है, आम में सिंचाई अभी नहीं करें, लीची में सिंचाई करें। और आपका जैसे मंजर आ जाता है, आते ही मंजर में अगर जहाँ पे लीची के इस केस में अगर जहाँ पे गंदी बग का प्रकोप होता है तो फूल खिलने से पहले जैसे ही मंजर आ रहा है, क्योंकि गंदी बग आएगी और उस जो मंजर है उस पे बैठ के उसका रस चूसती है, उसकी वजह से मंजर झड़ जाता है। तो लीची में गंदी बग का प्रकोप को रोकने के लिए आप साइपरमेथ्रिन या लैम्डासाइलोथ्रिन को किसी एक दवा को आधा ml लेकर के
उस दवा को ट्राइजोफोस, दूसरी जो दवा है उसमें 1 ml दवा ट्राइजोफोस और आधा ml साइपरमेथ्रिन या लैम्डासाइलोथ्रिन लेकर के दोनों को मिला करके वहाँ पे एक छिड़काव अर्ली स्टेज पे मंजर खिलने से पहले, जैसे ही मंजर आता है वहाँ पे अगर गंदी बग का प्रकोप हो रहा है लीची के केस में तो वहाँ पे आप एक छिड़काव करें। जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया उस अनुसार करेंगे तो आपकी फसल में ज़्यादा वृद्धि होगी और आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आएँ और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। और आप लोग जो बागवानी खेती कर रहे हैं इसमें आप लोग अब सही तरीके से आम की खेती और साथ में लीची की बागवानी खेती आप लोग करेंगे। किसान भाई, हम लोग अब अपने कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पर आ चुके हैं, लेकिन लेते हैं ये छोटा सा विराम। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद में फिर से सभी किसान भाई बहनों का कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाई, अब हम लोग जानकारी करते हैं रबी मक्का फसल के बारे में। रबी मक्का फसल में अगर हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं तो इसकी समसामयिक देखभाल कैसे की जानी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को आज जानकारी देंगे। आइए हम लोग विशेषज्ञ से जुड़ते हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि रबी मक्का की समसामयिक देखभाल किस प्रकार से की जाए। इसी विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जो सस्य विभाग में कार्यरत है। आज हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि रबी मक्का की खेती, अभी तो पौधा बड़ी हो चुकी है, इस समय क्या इस पौधे में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है किसान को? किसान भाई, रबी मौसम में जो मक्का लगता है वो तो लग चुका होगा, शायद आप लोगों ने नवंबर माह में लगा दिया होगा, तो अब आपके पौधे बड़े हो गए होंगे। सबसे पहले मैं ये है कि सिंचाई की व्यवस्था आप 20 या 25 दिन के अंतराल पे करें रबी मौसम में। और आप जो हमारा यूरिया का उपरिवेशन का वो समय आ गया होगा, जिसको हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो उपरिवेशन आप अभी आप करें, सिंचाई करें, उसके दूसरे दिन बाद यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें। और इसके बाद जब 40-45 दिन का पौधा हो जाए तो फिर आप 40 किलोग्राम यूरिया का उपरिवेशन उपयुक्त बताए गए विधि से करें। बाद में जब आपको टसल निकलता है, जिसको नरवाल कहते हैं, उस समय 30 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग खेत में करें। जहाँ तक खरपतवार की बात है तो खरपतवार नियंत्रण का भी समय आप बुआई के 1 महीना तक उसमें खरपतवार विहीन प्लॉट को रखें। तो इसके लिए जिन किसान भाइयों ने यदि रासायनिक विधि का प्रयोग नहीं किया है, एट्राजिन वगैरह नहीं डाला है, तो अब उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप खरपतवार हाथ से ही निकाई गुड़ाई करके निकाल दें। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि जल जमाव की स्थिति कभी नहीं रखें। मक्का ये है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक लगती है, लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में जल जमाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए यदि सिंचाई के वक्त यदि आपका खेत ठीक से समतल नहीं है और किसी कोने में पानी का जल जमाव हो रहा है, तो उसको निकासी की व्यवस्था कर दें। और इस प्रकार जो है आप रबी की खेती कर सकते हैं। रबी सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें जो किसान भाई बीज को आपने जो है उसको उपचारित करके लगाया होगा। यदि आपने इस बार नहीं भी लगाया हो तो आगे आप कैप्टन या थीरप नामक जो फफूंदी नाशक दवा है 2 ग्राम प्रति ग्राम बीज की दर से उसको लगावें। तो वैसी स्थिति में सिंचाई किस ढंग से करें और कितनी मात्रा में करें कि ताकि रबी फसल जो है, रबी मक्का की फसल, उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो? का जो है वो
किसी भी तरह के मिट्टी में लगा मतलब कि इसका उत्पादन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा है मध्यम चिकनी मिट्टी जो है जिसकी जल धारण शक्ति अच्छी हो, उसमें रबी मक्का को हम लगाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था अधिक हो। यदि मान लीजिए कुछ जल जमाव की समस्या हो तो मिट्टी चढ़ा दे वक्त मेढ़ बना दे और मेढ़ में ही सिंचाई करें, जिससे कि वो जल जमाव की समस्या दूर हो जाएगी और आवश्यकता अनुसार पानी को जो है आप बाहर निकाल सकते हैं। एक समस्या का आपने और जिक्र किया था कि खेत में खरपतवार लगता है। वैसी स्थिति में खेत में चूँकि उसमें भी खरपतवार का ही तरह रहता है, घास पत्ता रहता है, तो वैसी स्थिति में किसान भाई किस प्रकार से खरपतवार का नियंत्रण करें? किसान भाई, खरपतवार पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, खास करके प्रारंभिक अवस्था में। तो यदि आपने बुआई के मैं बताना चाहता हूं कि बुआई के यदि रासायनिक विधि से आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो बुआई के दूसरे या तीसरे दिन एट्राजिन नाम की एक दवा आती है, उसकी जो है 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके आप जो है छिड़काव करने से मक्के में जितनी भी तरह के खरपतवार हैं उसका नियंत्रण हो जाता है। लेकिन चूँकि अब आपने बुआई कर ली है और आपके पौधे जो हैं 20-25 दिन से ज़्यादा के हो चुके होंगे, तो इस स्थिति में निकाई गुड़ाई करना ही अब एकमात्र विकल्प आपके पास बच गया है। तो आगे से ध्यान रखें कि यदि अगली बार यदि रबी मक्का के करें तो खरपतवार रासायनिक विधि से ही करें। इससे जो है आपको समय भी कम लगेगा, लेबर का खर्च भी कम लगेगा और नियंत्रण भी उचित ढंग से हो जाएगा। डॉक्टर साहब, चूँकि ये तो अभी रबी मक्का का समय पार हो चुका, किसान भाई को अच्छी जानकारी भी आप दे चुके हैं, तो चलते चलते हम ये चाहेंगे गर्मा मक्का के बारे में भी हमारे किसान भाई को कुछ जानकारी दे दें। किसान भाई, गर्मा मक्का का अभी समय चल रहा है। 15 जनवरी से लेकर के प्रथम सप्ताह फरवरी तक आप गर्मा मक्का की बुआई कर सकते हैं। तो गर्मा मक्का के लिए वही जो प्रचलित वैरायटी है, जैसे सुआन है और SQPM हाइब्रिड में SQPM 1 है, बिरसा मक्का 1 है और बिरसा मक्का 2 है, इन सबों का आप चयन करके लगा सकते हैं। लगाने के लिए सबसे पहले आपको 20 से 25 किलो बीज दर की आवश्यकता होती है और जो है आप जब इसको लगावें तो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई, लगाने के पहले बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार करने से बहुत सारी बीमारियों से फसल को बचाया जा सकता है। बीजोपचार के लिए कैप्टन या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको बीजोपचारित करें। और बीजोपचारित करने के लिए क्या होता है कि आप रात भर मक्के को फुला दें और फुलाने के बाद जो है सवेरे इसका बीजोपचारित करके उसको डालें। आप डॉक्टर साहब आए, अच्छी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को जो दोनों तरह की जानकारी मिली वो आप लोगों के लिए बहुत लाभ पहुँचाएगा और आप लोग बागवानी खेती के साथ में ये रबी मक्का फसल की खेती भी आप लोग सही तरीके से करेंगे। किसान भाई, हमारा कार्यक्रम भरा पूरा हुआ, जानकारियों से भरा पूरा हुआ रहता है, लेकिन अगले अंक में हम लोग जरूर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले किसान भाई, आप लोगों को लिए चलते हैं हम IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा उत्तर पूर्व की ओर से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। गर्मी के सब्जियों को लगाने का समय आ गया है, अतः किसान भाई जल्द से जल्द खेत की जुताई कर उसमें नेनुआ, झींगी, कद्दू, खीरा, कोहड़ा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और अन्य लत्तर वाली सब्जियों को थालों में लगाएं। यदि पानी साफ हो गया हो तो तालाब में चूना और गोबर डालें। साथ ही मछलियों के लिए पूरक आहार धान की भूसी तथा सरसों की खल्ली को मिलाकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रतिदिन डालें।
किसान भाई, अभी हम लोग गए हुए थे IMD पुणे, और IMD पुणे से हमने बहुत सारी जानकारी लेके अपने कार्यक्रम में वापस आ गया है। अब बारी है आपसे विदा लेने की। लेकिन किसान भाई, विदा लेने से पहले आपसे विनती है, हजूरी विनती है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना सुझाव हमारे कार्यक्रम में लिख भेजें, क्योंकि आपका जो सुझाव होता है हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसान भाई, अपना सुझाव लिखने के लिए आप लोगों को नोट करना पड़ेगा हमारे कार्यक्रम का पता। कार्यक्रम का पता नोट करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, दिन संख्या 834001। तो किसान भाई, हम आशा करते हैं आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना सुझाव हमें लिख भेजेंगे। लेकिन अब अपने गंदरू भाई को विदा दें, क्योंकि जाने का समय हो चुका है। किसान भाई, अपने किसान भाई और अपने तमाम देखने वाले भाई बहनों को गंदरू भाई की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।